नमस्ते बच्चों। मैं विकास कुमार डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। आज अपन पवन का निक्षेपात्मक कार्य के विषय में पढ़ेंगे। जब पवन की गति मंद पड़ जाती है या उसके द्वारा परिवहित सामग्री उसकी वहन क्षमता से अधिक हो जाती है, तो उसके द्वारा वहित सामग्री निक्षेपित होने लगती है तथा बालू के कण धरातल पर छूटने लगते हैं। वायु के निक्षेपणात्मक कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जो वायु के निक्षेपण पद्धति पर निर्भर रहती है। जब वायु के द्वारा चिकनी मिट्टी एवं बजरी के निक्षेप होते हैं तो ये लोयस कहे जाते हैं, तथा जब रेत या चिकनी मिट्टी के निक्षेप होते हैं तो वे रेतीले टीले कहे जाते हैं। जब बालू के टीलों का निर्माण वायु द्वारा होता है तो वह अर्घ कहलाते हैं। वास्तव में अर्घ बालू के टीले की क्रमबद्ध पद्धति है, जो एशिया में कौम कहलाती है। पहला, लोयस। लोयस एक जर्मन भाषा का शब्द है। यह बहुत बारीक कणों की संबंध चूर्णशील सूक्ष्मरंध्री पीले और बादामी रंग की धूल के लिए प्रयोग किया जाता है। पवन द्वारा रेगिस्तानी भागों से उड़ाकर बहुत दूर लाकर किए गए रेत के निक्षेप को लोयस कहा जाता है। रिस्तोफेन प्रथम भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने 1868 में लोयस की निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डाला तथा गोबी मरुस्थल के पूर्वी चीन के उत्तरी भाग का अध्ययन किया। इसका नाम फ्रांस के एल्सास प्रांत के एक कस्बे लोयस के नाम पर पड़ा, क्योंकि इस कस्बे के समीप इस प्रकार की धूल के निक्षेपण सर्वप्रथम देखे गए थे। लोयस मिट्टी के कण इतने महीन होते हैं कि इनमें परतें नहीं मिलती, बल्कि संकुचन के कारण ऊर्ध्वाधर समतलों के टूटने की प्रवृत्ति होती है। लोयस की रासायनिक संरचना में फेल्सपारा, अभ्रक, क्वार्ट्ज, फेल्साइट, सिलिका, एल्यूमीनियम आदि खनिज सम्मिलित होते हैं, जिन पर ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण इनका रंग पीला अथवा बादामी हो जाता है। लोयस के जमाव समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। लोयस के जमाव के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। पहला, वनस्पतियों का अवरोध। यदि किसी क्षेत्र में वनस्पतियों का व्यापक आवरण हो तो वायु को प्रवाहित सामग्री को उड़ाने में बाधा पहुंचती है, परिणाम कणों का निक्षेप होने लगता है। दो, वर्षा द्वारा। वायुमंडल में व्याप्त धूल कणों का जमाव वर्षा की बूंदों के साथ धरातल पर होता है। धूल तीसरा, धूल कणों की संबंधता। वायुमंडल में विद्यमान धूल कण भी परस्पर संबंध होकर वायु की गति क्षीण होने पर भारीपन के साथ भू सतह पर निक्षेपित होने लगते हैं। लोयस के प्रकार। लोयस के निर्माण में सहायक सामग्री के प्राप्ति के स्थल के आधार पर लोयस दो प्रकार के होते हैं, मरुस्थली तथा हिमनदी। मरुस्थली भागों से उड़ाकर आने वाली धूल के जमने से निर्मित लोयस मरुस्थली लोयस कहलाते हैं, जैसे चीन का लोयस का मैदान। जब हिमनदी की घाटी में स्थित मिट्टी के छोटे छोटे कणों को पवन उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं, अधिक दूरी पर जाने के बाद उनका निक्षेप कर देती हैं, इसे हिमनदीय लोयस कहते हैं। फ्रांस और बेल्जियम के मध्य पाए जाने वाले लोयस हिमनदीय लोयस के प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ इसे लिमन के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, बालू का स्तूप। पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों या स्तूपों को बालू का स्तूप कहा जाता है। उन सभी स्थानों पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं जहाँ पर रेत की मात्रा अत्यधिक होती है और तीव्र हवाएं चलती हैं। इनका आकार कई प्रकार का होता है।
ये चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार आदि आकृतियों में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई सामान्यतः कुछ मीटर से लेकर 120 मीटर तक होती है। थार में यह 15 से 65 मीटर, सहारा में 180 मीटर और कोलोराडो में 300 मीटर तक होती हैं तथा इनकी लंबाई 3 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक होती है। बैगनॉल्ड के अनुसार बालू का स्तूप या रेत के टीलों या टीबे बालू के गतिशील ढेर हैं जिनका अस्तित्व धरातलीय आकृति या स्थिर पवन अवरोध से सर्वथा स्वतंत्र होता है। टीलों या स्तूपों की उत्पत्ति में निम्नलिखित तत्व मुख्य हैं। वनस्पति विहीन क्षेत्र पहला, दूसरा बालू की प्रचुरता, तीसरा हवा के तीव्र शक्तिशाली झोंके, चौथा पवन के मार्ग में कोई रुकावट जिसके आधार पर निक्षेपण हो सके, 5 बालू के निक्षेप के लिए उचित स्थान। स्तूपों का वर्गीकरण। बालू का स्तूपों में रेत की मात्रा, धरातलीय बनावट, अवरोध उत्पन्न करने के साधन, पवन की दिशा आदि के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। बैगनॉल्ड ने वास्तविक बालू का स्तूपों को केवल 2 प्रकारों में विभाजित किया है। पहला है बरखान और दूसरा है सिफ। हैक 1941 ने स्तूपों को 3 वर्गों में रखा है। अनुप्रस्थ स्तूप, परिवलिक स्तूप, तीसरा है अनुदैर्ध्य स्तूप। मेल्टन 1940 ने स्तूपों को 3 समूह में रखा है। 1 दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों द्वारा निर्मित, 2 वनस्पति के अवरोधों द्वारा उत्पन्न, तीसरा जटिल स्तूप जिनका निर्माण विभिन्न दिशाओं में बहने वाली हवाओं द्वारा होता है। इसके प्रकार को इस प्रकार भी रखा जाता है स्थिति के आधार पर। सागर पहला है सागरीय तटीय बालू का स्तूप, दूसरा मरुस्थलीय बालू का स्तूप, तीसरा नदी के तट के बालू का स्तूप। नंबर 2, आकार के आधार पर अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, दूसरा अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप, नंबर 3 अनुवर्ती या परवलिक बालू का स्तूप। आज के लिए